जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं या तो फिर कैलकुलेटर को ओपन करके उसे नंबर्स देते हैं, जैसे कि मैंने नंबर दे दिया 2 को प्लस कर लो 2 के साथ और इसका आंसर वो हमें दे देता है 4। ये चीज़ कंप्यूटर को या तो फिर कैलकुलेटर को कैसे समझ आ जाती है? या तो फिर अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 को प्लस कर लो 2 के साथ और फिर डिवाइड कर लो 2 पे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या 3 होगा? इसका आंसर क्या 2 होगा? अगर आप इसमें कन्फ्यूज़्ड है तो इस लेक्चर के बाद आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और इजीली एनालाइज़ कर पाओगे कि इसके बदले आपको क्या आंसर मिलने वाला। तो इस लेक्चर में हम पाइथन की दुनिया में पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते क्या हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं पाइथन की दुनिया में, स्टेप बाय स्टेप इनको कवर करेंगे। और इस लेक्चर का मेन एजेंडा होगा कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझें, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स को समझें, उसके बाद ऑपरेटर्स की स्पेसिफिसिटी को समझें, या तो इसे ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस भी कहा जाता है। इसका सिंपल मतलब कि कौन सा ऑपरेटर कितना ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं तो उनमें सबसे पहले किस ऑपरेटर पे ऑपरेशन की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर्स से। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स होते क्या है? तो इजी वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप सिंबल्स है या तो स्पेशल टाइप कैरेक्टर्स है। काम क्या है इनका? इनका काम है एक्शन बताना, या तो फिर इनका काम है हमें ऑपरेशन बताना। ऑपरेशन बताना किस चीज़ के ऊपर ऑपरेशन? वो ऑपरेशन हो सकती है वैल्यूज़ के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, या तो फिर वेरिएबल्स के ऊपर, क्योंकि वेरिएबल्स के इनसाइड भी तो नंबर्स आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर और सिंबल होता है जो बताता है कि किस टाइप का एक्शन या तो ऑपरेशन वैल्यूज़, नंबर्स और वेरिएबल्स पे होना चाहिए। जैसे कि रियल लाइफ में आपने प्लस देखा, आपने माइनस देखा, आपने डिवाइड देखा और आपने मल्टीप्लाई देखा। ऐसे ही इन चीज़ों को ऑपरेटर्स कहा जाता, और प्रोग्रामिंग में भी ऑपरेशन करने के लिए इन्हीं ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते। अब इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लो आप मार्केट चले गए। अब मार्केट जाने के बाद वहाँ पे आपने परचेज़ कर लिया एक कीबोर्ड को, और कीबोर्ड की जो प्राइस है वो थी 800 रुपये। आपने एक माउस को परचेज़ कर लिया, और जो माउस की प्राइस थी मान लो वो था 400 रुपये। अब इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 800 को 400 के साथ जमा कर लो तो 800 प्लस 400, ये बन जाते हैं 1200। तो इसमें यहाँ पे प्लस एक ऑपरेटर है और 800 और 400 आपके पास ऑपरेंड कहलाते हैं। अब समझते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स होते क्या है या ऑपरेंड होता क्या है? तो ऑपरेटर के साथ एक और वर्ड आप बार बार सुनोगे जिसका नाम है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब क्या है? सिंपली आप कुछ इस तरह से इसे याद रख सकते हो, जैसे कि ऑपरेंड्स का मतलब डेटा होता है। कैसा डेटा? वो डेटा जिसके ऊपर कैलकुलेशन या तो फिर ऑपरेशन हो रही होती है। कुछ ऐसे याद रख सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दो नंबर्स है कि मैंने 2 को प्लस कर लिया 10 के साथ। यहाँ पे आउटपुट में हमें मिल जाएगा 1 2 मतलब 12। अब इसमें यहाँ पे जो 2 है वो इक्वल्स टू ऑपरेंड है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑपरेंड है, और जो 10 है वो भी हमारे पास ऑपरेंड है और ये रहेगा हमारे पास सेकेंड ऑपरेंड, और ये दोनों इक्वल्स टू ऑपरेंड्स कहलाएंगे। अच्छा, प्लस क्या है? प्लस हमारे पास इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है, और यही प्लस तो बता रहा है कि इन डेटा के ऊपर किस टाइप का ऑपरेशन होना चाहिए। एडिशन टाइप का ऑपरेशन होना चाहिए। और ये क्या है? ये हमारे पास डेटा है, तो डेटा को हमेशा वो डेटा जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रही होती है या कैलकुलेशन हो रही होती है उसे हम ऑपरेंड्स कहते हैं, और जिस टाइप का ऑपरेशन हो रहा होता है उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि इन ऑपरेंड्स के ऊपर इस वक्त एडिशन टाइप का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये हमारे पास एक टाइप का ऑपरेटर है। तो इन दोनों को सिंपली हम कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं कि ऑपरेंड टारगेट होते हैं और टारगेट कुछ ऐसे जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और ऑपरेटर ही बताता है किस टाइप का एक्शन होना चाहिए इन डेटा के ऊपर। पर कितने टाइप के एक्शंस होते हैं, मतलब कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, इसे समझते हैं। पाइथन की दुनिया में हमें 8 किस्म के ऑपरेटर्स मिल जाते हैं।
पर याद रख लो, एक दफ़ा आपको इन ऑपरेटर्स को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आगे आप इन फ्यूचर किसी भी लैंग्वेज में जब स्विच होंगे, क्योंकि टेक की दुनिया में रहते तो कभी भी इंसान एक सिंगल लैंग्वेज पे नहीं रहता, लैंग्वेजेस चेंज होते रहते अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो जब भी आप किसी भी लैंग्वेज में स्विच होंगे तो वहाँ पे भी एग्जैक्ट यही कंसेप्ट्स होंगे, यही ऑपरेटर्स होंगे, सिर्फ एक ही दफ़ा आपने इन ऑपरेटर्स को समझना है। तो यहाँ से ये ऑपरेटर्स ख़त्म करने के बाद, सीखने के बाद आगे किसी भी लैंग्वेज में स्विच हो जाओ तो वहाँ पे कभी भी आपको ऑपरेटर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पाइथन की दुनिया में 8 किस्म के हमें ऑपरेटर्स मिल जाते हैं, जिसमें पहला आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। याद होगा आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मेंबरशिप ऑपरेटर्स को अच्छे से पढ़ लिया है। इसमें आपके पास दो कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है इन और दूसरा होता है नॉट इन। और उतना टाइम उस लेक्चर को हुआ नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होंगे कि हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर्स को आपने पहले से कवर कर रखा है। अब समझते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के इनसाइड कितने टाइप के सिंबल्स या कितने टाइप के करेक्टर्स, वो करेक्टर्स जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो कितने टाइप के मौजूद हैं। व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन या तो फिर ऑपरेशन को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। ये वही ऑपरेटर्स है जो कि आपके स्कूल में आए थे आपको मैथ सिखाने के लिए। ये वही ऑपरेटर्स है जो कि आपके कैलकुलेटर में आते हैं। कैलकुलेटर में यहाँ पे जितने टाइप के ऑपरेटर्स आप देख पा रहे हैं, इन सबको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो स्कूल में जैसे आपने कैलकुलेशन पढ़ा था, वैसे ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए पाइथन की दुनिया में भी अब यही ऑपरेटर्स मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एडिशन। और एडिशन के लिए ये वाला सिंबल आपने याद रखना है, वही मैचिंग सिंबल है जो कि आपने पढ़ा है और आपने बार बार देखा है। तो मेरे पास यहाँ पे मान लो नंबर्स है, जैसे कि मेरे पास 10 है, इसको मुझे जमा करना है 20 के साथ। तो बीच में यहाँ पे आ गया एडिशन ऑपरेटर, इस साइड पे ऑपरेंड, इस साइड पे ऑपरेंड, और इसे उठा के प्रिंट को दे देते हैं। अब नेक्स्ट इसे हमने प्रिंट करना है, तो इसके बदले उम्मीद करते हैं हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो हमें यहाँ पे 30 मिल गया। और इसको कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो, जैसे कि ये रहे आप और ये रहा आपका फ्रेंड। आपके पास 300 रुपये थे, आपका फ्रेंड अच्छा फ्रेंड निकला, उसने आपको 500 रुपये मज़ीद दे दिए। आपने इन दोनों को जमा कर लिया। अब टोटल आपके पास कितने पैसे हुए? 800 रुपये। तो एग्जैक्ट वही काम किया, जैसे कि 10 रुपये आपके पास थे, 20 रुपये आपके दोस्त ने दिए, टोटल कितने हो गए, जमा कर लिए आपने, तो ये हो गए 30। अब यही सेम ऑपरेशन हम वेरिएबल्स के साथ देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट नंबर 1 इंग्लिश है, और इसमें मान लो आपने मार्क्स लिए 85, और दूसरा सब्जेक्ट है पाइथन, और इसमें मान लो आपने मार्क्स लिए, अगर आप इंसलेंस से पढ़ रहे हो तो आपने 90 मार्क्स लिए। अब इन दोनों को हमने जमा करना है, तो नेक्स्ट एक और वेरिएबल बनाते हैं जो कि बताएगा टोटल मार्क्स, और हमने इंग्लिश को प्लस करना है पाइथन के साथ। अब ये कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 90 है, 10 इससे उठा लो, इसमें जमा कर लो, ये हो गए 100, और जब इससे 10 गए तो ये 75 हो गए। इन दोनों को जमा कर लो तो 175, और अब प्रिंट मारते हैं टोटल मार्क्स को, प्रोग्राम को करते हैं रन, तो 175 यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। एडिशन के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हम समझना चाहेंगे, जिसका नाम होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम माइनस सिंबल का यूज़ करते हैं, मतलब हाइफन सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बैलेंस है 1000 रुपीज़, और मैंने ख़र्च कर लिए 350 रुपीज़। अब हमारे पास टोटल कितने बचे? तो मैं यहाँ पे मान लो टोटल रिमेनिंग इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे बैलेंस में से माइनस करना है खर्च किए गए पैसों को। अब प्रिंट करना है टोटल रिमेनिंग को, प्रोग्राम को करते हैं रन, तो यहाँ पे 650 रुपये बच चुके हैं। और याद रख लो, इनका यहाँ पे पोजीशन मैटर करता है, प्लस ऑपरेटर में मैटर नहीं करता। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और मेरे पास 300 रुपये है, और किसी ने मुझे 500 रुपये दिए। अब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसके बदले आपको 800 रुपये मिल जाएंगे।
पर वहीं पे 500 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, 300 यहाँ पे लिखूँ, इनका जगह यहाँ पे स्विच कर लूँ, तब भी इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर हमें हमेशा 800 मिलेगा। पर यहाँ पे एट द मोमेंट जैसे ही हम इनका पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने खर्च को रखा और उसके बाद बैलेंस को रखा, अब आंसर आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो कन्फ्यूजन तो होगी कि 1000 रुपये बैलेंस था, 350 रुपये इसमें से खर्च करने के बाद -650 कैसे हो सकता। आपने कैलकुलेशन यहाँ पे गलत कर ली। तो यहाँ पे पोजीशन मैटर करता है, तो सबसे पहले बैलेंस को रखेंगे, फिर उसके बाद खर्च को रखेंगे। अब आंसर आपके पास ठीक आएगा। तो ये थी कहानी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की। अब समझते हैं मल्टीप्लिकेशन को, और मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है आपके पास एस्टरिस्क सिंबल। अगर आपको पता नहीं है ये है कहाँ, तो सिंपली आप शिफ्ट के साथ 8 वाली की को प्रेस कर लो, तो आपको ये वाला सिंबल मिल जाएगा। देख लो, शिफ्ट के साथ 8, ये स्टार वाला सिंबल यही मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो x है x टेक्स्ट माना जाता है, और ये आप ऑलरेडी टेक्स्ट में यूज़ करते आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सिंबल चूज़ किया गया, और डिवीज़न के लिए फिर ये वाला सिंबल चूज़ किया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कीबोर्ड में मिल जाएगा अगर आप इसे ढूंढते हैं ठीक से। तो फिलहाल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, और मल्टीप्लिकेशन का सिंपल, कोई भी चीज़ आपने अगर दुगुना करना है, जैसे कि मेरे पास 20 रुपये, इसको मुझे 2 गुना करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। अब इसको उठा के प्रिंट करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं रन, तो इसके बदले 40 हमें मिलना चाहिए। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे परचेज़ कर रहा हूँ नोटबुक को, नोटबुक प्राइस इक्वल्स टू 120 है, और मैंने वहाँ पे परचेज़ कर लिए नोटबुक्स इक्वल्स टू, मान लो मैंने 5 परचेज़ कर लिए। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना बनता है, तो इसके लिए हमें नोटबुक प्राइस को मल्टीप्लाई करना है नोटबुक के नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे हम नोटबुक प्राइस मल्टीप्लाई बाय परचेज्ड नोटबुक्स, और इसके बाद प्रिंट करना चाहेंगे टोटल अमाउंट को। प्रोग्राम को करते वापस रन, तो यहाँ पे हमें 600 मिल जाएगा, क्योंकि एक नोटबुक का अगर प्राइस 150 है, तो 150 को 5 दफ़ा, ये हो जाएगा आपके पास 600 रुपये। और ये थी कहानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की। और अब समझते हैं यहाँ पे डिवीज़न को, और डिवीज़न के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे भी पोजीशन तो मैटर करता है, नंबर को आगे पीछे करोगे तो आंसर आपको अलग मिल सकता। और यहाँ पे पाइथन हमेशा आपको रिटर्न करके जो वैल्यू देगा वो हमेशा फ्लोट रहने वाला है। फ्लोट मतलब हाँ, पॉइंट में हमेशा पाइथन आपको वैल्यू देगा जब भी आप ये डिवीज़न परफॉर्म करते। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 100 रुपये थे, ये मैंने डिवाइड कर लिए 3 बंदों पे। अब इसको उठा के हमने प्रिंट करना है, तो ये आ गया प्रिंट फंक्शन में। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो हर एक बंदे को यहाँ पे 33.3333 कुछ मिला। और देख लो यहाँ पे आपके पास आंसर फ्लोट में आ चुका है। फ्लोट के साथ कैसे खेला जाता है ऑलरेडी आप सीख चुके हो नंबर्स वाले लेक्चर में। फिलहाल तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, पर यहाँ पे अगर 0 होता, मान लो कोई नंबर आप यहाँ पे उठा रहे हो, वो पूरा पूरा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तब भी आंसर आपको फ्लोट में ही मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा आपको फ्लोट में आंसर दे रहा होता है। जैसे कि मेरे पास 100 रुपये, मैंने यहाँ पे इसे 5 बंदों पर डिवाइड कर लिया, हर एक बंदे को यहाँ पर 20 मिल जाएगा। अब प्रोग्राम को करते हैं रन, तो देख लो 20.0। तो आंसर हमेशा जब भी आपको डिवीज़न का मिलेगा, पाइथन वो फ्लोट में दे रहा होता है। डिवीज़न के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आ जाता है फ्लोर डिवीज़न के नाम से, जिसमें डबल डिवीज़न सिंबल हम यूज़ करते हैं। अब इसका काम क्या है, ये आपके पास लोअर इंटीजर में आंसर दे रहा होता, मतलब इसमें आंसर आपको फ्लोट में नहीं मिलता है। जैसे कि फ्लोर फंक्शन आपने देखा था कि पॉइंट के बाद कुछ भी अगर आ गया वो इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसका भी एग्जैक्ट वही केस है, इसके पास भी पॉइंट के बाद कुछ भी अगर आ जाता है तो ये उसे 0 के इक्वल शुमार करता है। जैसे कि लास्ट वाला एग्जांपल वापस यहाँ पे रिवाइज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, मेरे पास 100 रुपीज़ है, इसको डिवाइड कर लो 3 पे, तो आपको पता है 33.33 समथिंग इसने आंसर हमें दिया था।
पर मैं यहाँ पे डबल स्लैशेस अगर यूज़ करता हूँ तो ये इसे फ्लोर करेगा और बदले में आंसर हमेशा इंटीजर में आ रहा होता है, पर लोअर इंटीजर। प्रोग्राम को करते हैं रन तो 33 हमें सिर्फ आंसर मिलेगा। वो पॉइंट वाली वैल्यू इसने इक्वल्स टू 0 शुमार कर लिया। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इसे 5 बताते तो सिर्फ ये हमें 20 दिखाता और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो यहाँ से इसने रिमूव कर लिया। वहीं पे अगर हम यहाँ पे इसे 9 दे दें और इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे 2 पे, तो आपको भी पता है 4.5 कुछ आंसर आएगा। पर जब आप फ्लोर डिवीज़न यूज़ करते हो, क्योंकि ये डिवीज़न नहीं है, ये फ्लोर डिवीज़न है। फ्लोर डिवीज़न मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसे नीचे खींच दो, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू इसे हटाओगे तो ये तो नीचे आ जाएगा, सिर्फ 4 बच जाएगा। प्रोग्राम को कर लो रन, तो यहाँ पे 4 हमें मिल चुका। डिवीज़न एंड फ्लोर डिवीज़न में फ़र्क क्या है, तो ये डिवीज़न हमेशा आपको आंसर एग्जैक्ट आंसर दे रहा होता है। एग्जैक्ट आंसर मतलब जैसे आपने 9 को डिवाइड कर लिया 2 बंदों पे तो आंसर आपको मिलेगा 4.5, जैसे कैलकुलेटर कर रहा होता है। पर यहाँ पे जो आंसर आता है वो फ्लोर डिवीज़न मतलब लोअर इंटीजर। जैसे कि हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोअर इंटीजर, और मैंने वही सेम यहाँ पे डिवीज़न परफॉर्म कर लिया और इसने आंसर हमें सिर्फ 4 दिया। पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो फ्लोर डिवीज़न के लिए इक्वल्स टू 0 होता है। ये चीज़ आप याद रख सकते हो, है मॉडुलस के नाम से और बहुत ही मज़े का ऑपरेटर है। तो यहाँ पे लिखते हैं मॉडुलस और इसमें हम परसेंटेज जैसे सिंबल का यूज़ करते हैं। मॉडुलस का काम क्या है, ये आपको हमेशा रिमाइंडर दे रहा होता। रिमाइंडर मतलब जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे 4 रुपये हैं और 3 लोग हैं, पर्सन ए, बी और सी। मैंने 1 रुपये यहाँ पे इसे दे दिया और 1 रुपये इसे दे दिया, 1 रुपये इसे दे दिया। अब यहाँ पे कितना बचा, सिंपल हम ये कह सकते कि 1 रुपये बच चुकी है। तो ये जो 1 है यही हमारा रिमाइंडर होता है। तो जो बचा उसी चीज़ को रिमाइंडर कहा जाता। और पाइथन रिमाइंडर के लिए मॉडुलस जैसे ऑपरेटर का यूज़ करता है, मतलब परसेंटेज जैसे सिंबल इसका यूज़ करता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 9 और मैं इसे 2 बंदों पे डिवाइड करना चाहता हूँ। तो 2 4 ज़ा ये हो जाएगा 8, क्या बचा, 1 बचा। और ये वाला सिंबल जब भी आप यूज़ करते हो ये रिटर्न में हमेशा ये दे रहा होता है। तो यही एग्जैक्ट सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करते। तो मैंने यहाँ पे लिखा 9 और डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो ये हमें आंसर देगा कि क्या मिला, आउटपुट क्या निकला। पर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो यहाँ पे परसेंटेज का यूज़ करेंगे। ये भी डिवीज़न ही करता है पर ये रिमाइंडर देता है आपको। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 2 पे डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 9 को डिवाइड कर लो 2 पे और रिमाइंडर बता दो। इसे उठा के प्रिंट करते, प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पे रन, उम्मीद करते हैं 1 आएगा जो कि हमें यहाँ पे 1 दिख रहा होगा। सेम ऐसे ही अगर मैं 9 की जगह पे 8 रखता तो वापस वही एग्जांपल 8 2 2 4 ज़ा 8, पूरा डिवाइड हुआ, क्या बचा 0। प्रोग्राम को रन कर लो, 0 बचा। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 17 लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 3 बंदों पे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, बाहर 3। और 3 का टेबल अगर आप 5 तक पढ़ते हो तो ये आपको दे देगा 15। वहीं पे एक स्टेप अगर आप इसे मज़ीद ऊपर लेके जाओगे तो ये आपको दे देता है 18। 18 इससे बड़ा है तो हम 18 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर 7 में से 5 निकालो तो रिमाइंडर 2, तो इसका आंसर भी हमें 2 मिलना चाहिए। और अगर यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे 17 आ रहा है और इस साइड पे मैंने 18 लिखा, अब आप यहाँ पे देख लो वापस 17 को हम डिवाइड कर रहे हैं 18 पे। 18 का टेबल एक दफ़ा पढ़ोगे तो ये तो इससे ऊपर चला गया, तो रिमाइंडर वही 17 ही आपको मिलेगा। यही मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू आपके पास इवन है और कौन सी वैल्यू आपके पास ऑड है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन हम रखते हैं, मेरे पास यहाँ पे 8 है और इसको डिवाइड करते 2 पे, हमेशा 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। और सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 9 को लेके आ जाता हूँ और 2 पे डिवाइड करते हैं इसे तो 2 4 ज़ा 8, क्या बचा, 1 बचा। तो मतलब रिमाइंडर जब 1 आएगा तो वो हमारे पास ऑड नंबर है और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वो हमारे पास इवन नंबर है। चलो इस टाइप का यहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर है
इक्वल्स टू, नंबर कुछ भी हो सकता है, आप इनपुट की शक्ल में यूज़र से ये नंबर उठा सकते हो, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, पर फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्ट इसे नंबर दे रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2। और नेक्स्ट प्रिंट कि आप यहाँ पे नंबर को डिवाइड कर लो 2 पे और रिमाइंडर दे दो। हाँ, इसका काम है डिवीज़न, और डिवीज़न के बाद ये हमेशा आपको रिमाइंडर दे रहा होता है कि बचा क्या। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो एक लो 0 बचा, तो हम इजीली कह सकते हैं कि हाँ, ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास इवन नंबर है। और अगर मैं इसे 3 दे देता हूँ, देख लो 1 बचा, तो ये एक ऑड नंबर है। मैंने यहाँ पे इसे 9 दे दिया, 1 बचा, ऑड नंबर। मैंने यहाँ पे 17 इसे दिया, 1 बचा, ऑड नंबर। मैंने यहाँ पे इसे 12 दे दिया, 0 बचा, इवन नंबर। अरिथमेटिक की फैमिली में लास्ट ऑपरेटर यहाँ पे रह जाता है, जिसका नाम है एक्सपोनेंट ऑपरेटर या तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, और इसके लिए आप डबल स्टार जैसे सिंबल का यूज़ करते हो। ये यूज़ होता है पावर फाइंड करने के लिए। पावर कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि 3 का पावर 2। अब जब 3 का पावर 2 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और आंसर में क्या मिलेगा? 9। वहीं पे 3 का पावर 3 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा ये हो जाएगा 9 और 9 3 ज़ा ये हो जाएगा 27। तो हम हमेशा ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें पावर फाइंड करना हो। तो यहाँ पे देख लें, जैसे कि 2 का पावर 3, मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में 2 फिर डबल स्टार और यहाँ पे 3। 2 का पावर 3, हमेशा 3 को आपने बाद में लिखना होगा, जो पावर होगा वो बाद में लिखा जाएगा, जो बेस होगा वो आपने स्टार्ट में लिखना है। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो एक दफ़ा आंसर देख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8। वहीं पे अगर 3 इस साइड पे लिखते हैं, 2 इस साइड पे लिखते हैं, तो 3 2 ज़ा 9, मतलब 3 का पावर 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 दफ़ा, और ये आंसर में आ जाएगा 9। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो यहाँ पे हमें 9 दिख रहा है। तो जब भी हमें पावर फाइंड करना हो तो एक्सपोनेंट जैसे ऑपरेटर का हम यूज़ कर सकते हैं पावर फाइंडिंग के लिए। एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि हमने कौन से ऑपरेटर्स पढ़ लिए अरिथमेटिक के फैमिली से। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको समझ आ चुके होंगे, और अब समझते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस को। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को देख लें। जैसे कि मेरे पास 10 नंबर है, इसको मैंने जमा कर लिया 5 के साथ और मल्टीप्लाई कर लिया 2 के साथ। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? हमारे हिसाब से अगर हमें ऑर्डर नहीं आती हो या वो फार्मूला नहीं आता जिस फार्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होती है, तो हम लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले 10 को जमा करते हैं 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 15, और स्टार के साथ 2 नीचे आ जाएगा, और इसके बाद 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 30। हमारे हिसाब से ये आंसर है, पर पाइथन यहाँ पे एक ऑर्डर को परफॉर्म करता है, और उस ऑर्डर के बेस पे इसका आंसर देख लो पाइथन के लिए क्या आएगा। पाइथन सबसे पहले यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, तो मतलब 10, और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 10। अब वो 10 को जमा करेगा 10 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। पाइथन के लिए ये आंसर आएगा। अब पाइथन के लिए ये आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि पाइथन के पास ऑर्डर नाम का कुछ होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होना चाहिए, कौन सा ऑपरेटर दूसरे नंबर पे सॉल्व होना चाहिए, कौन सा ऑपरेटर तीसरे नंबर पे सॉल्व होना चाहिए, कौन सा ऑपरेटर चौथे नंबर पे, और इसी तरह आगे चलते जाए। और इसी चीज़ को तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहा जाता। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस की हमें नीड क्यों है? तो याद रख लो, हर एक कैलकुलेटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग आंसर देता अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं होता। जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है, मैंने लिखा 2 को प्लस कर लो 2 के साथ, डिवाइड कर लो 2 पे। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? फिर के 2 को जमा कर लो 2 के साथ, ये हो जाएगा 4, और नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 नीचे आ जाएगा, और फिर 4 को डिवाइड कर लो 2 पे, तो 2 आंसर। फिर आप गलत हो। मतलब यहाँ पे ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सोल्व होना चाहिए। अब इसका आंसर 2 नहीं है, इसका आंसर 3 है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे 2 और प्लस को नीचे उतार दो, और 2 को डिवाइड कर लो 2 पे, तो ये आंसर आ जाएगा 1। फिर इन दोनों को जमा कर लो, तो ये आंसर आ जाएगा 3। क्या सच में इसका आंसर 3 है? तो इसको देखने के लिए हम ये क्वेश्चन उठा के दे देते हैं यहाँ पे पाइथन को, और पाइथन यहाँ पे हमें इसके बदले आंसर दे देगा 3.0। और हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये वाला जो ऑपरेटर ये हमेशा आपको फ्लोट में आंसर दे रहा होता है, तो देख लो आंसर फ्लोट में आ चुकी है। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस ही बताता है कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सोल्व होगा। तो ये ऑपरेटर सबसे पहले सोल्व होगा, तो यहाँ पे आया 1, और फिर 2 और प्लस को ऐसे ही नीचे उतार दो, फिर इन दोनों को जमा कर लो, तो ये आंसर 3। तो देख लो हमें यहाँ पे
3 आंसर मिल रहा है। और सेम ऐसे ही हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर निकाला जाता है। तो 10 को जमा कर लो 5 के साथ और फिर मल्टीप्लाई बाई 2। तो सबसे पहले क्या सोल्व होना चाहिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, ये तो 5 को मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ तो ये आ जाएगा 10 और फिर प्लस और 10 को नीचे उतार दो। अब इन दोनों को जमा कर लो तो आंसर में हमें यहाँ पे 20 मिल जाएगा। और प्रोग्राम को करते हैं रन, तो देख लो यहाँ पे 20 आ रहा है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना होता तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले ये सोल्व करता, फिर उसके बाद ये सोल्व करता, कोई कैलकुलेटर पहले यहाँ पे इसे सोल्व करता, फिर इसे सोल्व करता, या इसे सोल्व करता फिर इसे सोल्व करता, तो हमेशा आंसर आपको कुछ अजीब सा मिल रहा होता। तो इस ऑर्डर की वजह से आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, कोई भी कैलकुलेटर उठा लो, उसमें एग्जैक्ट आंसर आपको मिलने वाला इस वाले ऑपरेशन का। तो इससे आपको समझ आ चुका होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस को क्यों यहाँ पे समझना सबसे ज़्यादा मस्ट है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप किसी भी कैलकुलेटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठाओगे तो उनको पहले से पता है कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले हमने सोल्व करना है, और उसके बेस पे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर एक कैलकुलेटर आपको इसका आंसर सेम देगा। तो एक्सप्रेशन किसी भी लैंग्वेज में आप सोल्व करने की कोशिश कर लो तो आंसर हमेशा आपको 20 ही मिलने वाला है। अब समझते हैं वो ऑर्डर जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हर एक कैलकुलेटर के पास होती है, वो ऑर्डर है क्या। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये दो फार्मूलाज आ जाते हैं। पहला फार्मूला पेमडास और दूसरा फार्मूला बोर्डमास। पेमडास को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं, और यहाँ पे जो स्टार्ट में पी है, पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट मतलब डबल स्टार, और नेक्स्ट आ जाता है एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और नेक्स्ट आ जाता है डी, तो डी का मतलब होता है डिवीजन। आप स्मार्ट हो, आपने पहले से सोच रखा है। इसी तरह आ जाता है ए, ए का मतलब होता है एडिशन, और नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये रहा लेटर बाय लेटर पेमडास का मतलब। और ऐसे ही बोर्डमास को ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें बी मिल जाता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, और उसके बाद हमें ओ मिल जाता है। ओ का मतलब होता है ऑर्डर। मैं यहाँ पे ओ लिख के सामने लिख लेता हूँ ऑर्डर। ऑर्डर किस चीज़ का, एक्सपोनेंट का या तो फिर पावर का। उसके बाद यहाँ पे जो चार मज़ीद हमें लेटर्स मिल रहे हैं उनका एग्जैक्ट सेम मतलब होने जा रहा है जैसे कि यहाँ पे पेमडास में था। पर यहाँ पे डी आ जाता है पहले, तो डी को टॉप पे रखते हैं, फिर उसके बाद एम आ जाता है, फिर ए आ जाता है, फिर एस आ जाता। तो ये था स्टेप बाय स्टेप मतलब बोर्ड मास का। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज़ आपको याद रखनी है वो ये रहेगा कि ये जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनके आप पेयर्स बना लो, जोड़ियाँ बना लो, जैसे कि प्लस माइनस। सेम ऐसे ही डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब जब आप इनका जोड़ियाँ बनाओगे तो जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन 10 + 5 मल्टीप्लाई बाय 2, अब इसका आंसर आप कैसे निकालने वाले हो। तो वही एग्जैक्ट हमें यहाँ पे ये फार्मूला बता रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट्स देख लो, क्या ब्रैकेट्स है इसमें, नहीं है। फिर एक्सपोनेंट मतलब पावर देख लो, क्या पावर है इसमें, नहीं है। फिर इसमें डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की जोड़ियाँ बना लो। डिवीजन तो इसमें नहीं है पर हाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सोल्व की जाएगी। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 10। उसके बाद क्या सोल्व होना चाहिए, ज़ाहिर बात है आखिरी ऑपरेटर रह गया, 10 को नीचे उतार दो प्लस के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास 20। अगर आपके पास प्लस ऑपरेटर और माइनस ऑपरेटर कोई क्वेश्चन है जैसे कि 2 + 2 और फिर -2, इन दोनों का सेम प्रायोरिटी है, दोनों में से कोई भी पहले सोल्व हो सकता है। पर याद रख लो इसमें भी रूल्स आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों में से कोई भी पहले सोल्व कर लो, लेकिन फार्मूला कह रहा है एडिशन पहले सोल्व कर लो। गलत है। आप लेफ्ट से राइट जाओगे, देख लो प्लस और माइनस में से कौन पहले आ रहा है। पहले यहाँ पे प्लस आ रहा है तो सोल्व कर लो प्लस को पहले। ये हो गया 4 -2, और इसमें से यहाँ पे 2 निकाल दो तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। चलो टेस्ट करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगा के 2 + 2 -2, अब इसका आंसर क्या आएगा। अभी हमने टेस्ट कर लिया कि यहाँ पे आपने प्लस और माइनस दोनों को एक कैटेगरी में रखना है और फिर देखना है लेफ़्ट टू राइट कि कौन पहले आ रहा है। तो प्लस पहले आ रहा था तो हमने यहाँ पे जमा कर लिया, फिर माइनस कर लिया 2 इससे, तो आंसर हमें 2 मिला। तो देखते पाइथन हमें क्या आंसर देता। और सेम ऐसे ही अगर हम ऑपरेटर की जगह चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे मैंने प्लस लगा लिया,
अब फिर अगर आप इस फार्मूले को देखोगे पेमडास या तो बोर्डमास, तो इसमें देखा जाए एडिशन पहले आ रहा है, सब्ट्रैक्शन बाद में आ रहा है, एडिशन पहले आ रहा है, सब्ट्रैक्शन बाद में आ रहा है। पर इन दोनों का आप पेयर्स बना लो, जोड़ी बना लो, आप कभी भी गलत नहीं होंगे। और जोड़ी बनाने के बाद आपने लेफ़्ट टू राइट जाना है। लेफ़्ट अगर एडिशन मिल रहा है तो एडिशन को सॉल्व कर लो, लेफ़्ट अगर सब्ट्रैक्शन पहले आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर लो। तो इस दफ़ा लेफ़्ट में क्या पहले आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो चलो 2 से माइनस कर लो 2 को, 2 से माइनस कर लो 2 को, 0 प्लस 2, सेम आंसर। प्रोग्राम को रन कर लो, देख लो वही सेम एग्जैक्ट आंसर। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे डिवीजन लगाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाते, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे जो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है इनके ऊपर भी सेम ऑर्डर अप्लाई हो जाती है। दोनों का यहाँ पे आप पेयर्स बना लो और देख लो सबसे पहले कौन आ रहा है। तो डिवीजन, तो ये आ जाएगा 1, पेयर मल्टीप्लाई बाई 2, ये आंसर आ जाएगा हमें 2। अब आंसर देखते हैं इसका, तो देख लो यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है। और अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब इसका आंसर, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, सोल्व कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और फिर ये डिवाइडेड बाई 2 नीचे आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर 2। प्रोग्राम को रन कर लो, वापस वही एग्जैक्ट सेम 2। अब इन दोनों का यहाँ पे फाइनल समरी होगी। आपने हमेशा जब भी मल्टीपल ऑपरेटर्स का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, इनको कुछ इस तरह से आपने सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट्स इसमें सोल्व होंगे, अगर ब्रैकेट्स है तो पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो। फिर उसके बाद देख लो पावर टाइप कुछ है, मतलब डबल ये वाले ऑपरेटर्स अगर है तो इसको पहले सोल्व कर लो। ब्रैकेट्स के बाद ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आपने यहाँ पे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों को आपने एक ही कैटेगरी में रखना है। और नेक्स्ट देखना है मल्टीप्लिकेशन, प्लीकेशन। अब इन दोनों को कुछ इस तरह से आपने रखना है, ये होगा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपने देखना है लेफ्ट साइड पे पहले कौन आ रहा है, उसको पहले सॉल्व कर लो। सिंपल, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है तो पहले उसे सॉल्व कर लो, अगर डिवीजन पहले आ रहा है तो उसे पहले सॉल्व कर लो। पर फार्मूले की तरफ जाओगे तो ये कह रहा है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन, पर नहीं, आप इस ऑर्डर को फॉलो कर लो, ठीक है। और सेम ऐसे ही आपके पास सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के लिए होता है। दोनों को एक ग्रुप में रख लो और देख लो सबसे पहले कौन आ रहा है उसको सॉल्व कर लो लेफ्ट साइड से। और इसमें कभी भी आपका आंसर एक्सप्रेशन का गलत नहीं आएगा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वही क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हमारे हिसाब से 30, पर अब आपको ऑर्डर पता है तो आपके हिसाब से अभी इस वक्त आंसर इसका क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब यही चीज़ उठा के हम दे देते हैं पाइथन को। प्रोग्राम रन करके देखते हैं तो हमें यहाँ पे 20, ये 2 कहाँ से आ रहा है, इसको मारते हैं कमेंट। इसका आंसर 20 आ रहा है। क्या इसका आंसर हम 30 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये सोल्व की जाए। तो देख लो सबसे पहले क्या आते हैं, ब्रैकेट्स आते हैं। तो ब्रैकेट्स को सबसे पहले सोल्व कर लो। क्या इसमें ब्रैकेट्स है? नहीं है, तो लेके आ जाओ ब्रैकेट्स को, इसको बंद कर लो ब्रैकेट्स में, हो गए काम। सबसे पहले ये सोल्व होगा, आंसर आपको 15 मिलेगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर आपको 30 मिल जाएगा। अब प्रोग्राम को रन कर लो। तो जब आपने ये ऑर्डर समझ लिया, अब अपने हिसाब से क्वेश्चन का जैसे आंसर चाहो निकाल सकते हो। जैसे कि आपके सामने एक ईजी क्वेश्चन रखता हूँ, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर तो कहा जा रहा है सबसे पहले डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन देख लो। ब्रैकेट्स और पावर तो इसमें नहीं है, पर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में से दोनों को देख लो, डिवीजन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म होगी। तो ये आ जाएगा आंसर 1, प्लस नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, दोनों को जमा कर लो, आंसर 3। क्या इसका आंसर 2 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इसको उठा के ब्रैकेट्स में बंद कर लो। अब वापस प्रोग्राम को रन कर लो, तो देख लो इसका आंसर हमने 2 निकाला। जब आप रूल्स को समझ जाते हो तो देख लो ऑपरेशन यहाँ पे सोल्व करना कितना मज़े का लगता। वन लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उसके बाद चैलेंजेस की तरफ जाते हैं। और आप वीडियो को पास करके इसका जो भी आंसर होगा उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और ये रहा आपके सामने रूल्स, पहले कौन होगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा, तीसरे नंबर पे कौन होगा और फोर्थ नंबर पे कौन होगा। तो वीडियो को पास कर लो और इसका आंसर कमेंट कर लो। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे आके सोल्यूशन देख लो कि आपका प्रेडिक्शन मेरे आंसर के साथ ठीक आ रहा है या पाइथन के आंसर के साथ ठीक आ रहा है या नहीं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कहा जा रहा है ब्रैकेट्स इसमें है ही नहीं, पावर सोल्व कर लो। तो यहाँ पे ये रहा पावर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा
ये हो गया 8। तो सबसे पहले हमें आंसर में यहाँ पे मिल जाएगा 8, फिर मल्टीप्लाई 4 ये नीचे आ जाएगा और 8 4 ज़ा 32। क्या आंसर सच में 32 है? देख लो। इस पॉइंट पे कहानी हो जाती है ख़त्म अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड पेमडास और बोर्ड मास की। अब यहाँ पे समझते हैं इन क्वेश्चंस को, पर उससे पहले इस लेक्चर में हमने समझा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते क्या है, कितने टाइप के ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं पाइथन की दुनिया में, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं और ये कैसे काम करते हैं, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर दोनों में फ़र्क क्या है, और पेयर ऑपरेटर स्पेसिफिसिटी। कुछ लोग इसे ऑपरेटर्स ऑर्डर कहते हैं, कुछ लोग इसे ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस कहते हैं, कुछ लोग इसे ऑपरेटर स्पेसिफिसिटी। ओवरऑल इसका मतलब यही है कि कौन सी चीज़ सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए, कौन सी चीज़ सबसे लास्ट में सॉल्व होनी चाहिए। अब यहाँ पे चैलेंजेस की तरफ आ जाते हैं। तो चैलेंज नंबर 1 आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई कर लो इस क्वेश्चन में कि ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेंड्स क्या है। अगर लेक्चर्स को आपने अच्छे से देखा तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। चैलेंज नंबर 2 आपसे कह रहा है कि प्रेडिक्ट कर लो इसके आउटपुट को, इसका आउटपुट क्या होने जा रहा है। और इसमें वही फार्मूला ही लगेगा जो आपने अभी अभी पढ़ा, ऑर्डर आपको पता है कौन सी चीज़ इसमें पहले सॉल्व होगी। और नेक्स्ट आपके पास फिक्स द एक्सप्रेशन। आपने इस प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करना है, अपने हिसाब से एक दफ़ा देख लो इसका आंसर क्या आने वाला है और उसके बाद रन कर लो इसे। और नेक्स्ट आपने इस क्वेश्चन में ऐसे क्या करना है, कैसा मॉडिफिकेशन आपने इसमें करना है ताकि ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन और एक्सप्रेशन है ये 45 निकाल के आपको दे दे। इसका आंसर 45 आना चाहिए, तो इसमें ऐसा क्या किया जाए कि 45 आंसर निकले। और रियल लाइफ शॉपिंग कैलकुलेटर आपको बनाना है जिसमें एक शख्स है नसीब नाम का, उसने 3 नोटबुक्स लिए, हर एक नोटबुक का कीमत 120 रुपये, 2 पेन्स लिए, हर एक पेन का कीमत 30 रुपये। और नेक्स्ट आपने पाइथन का प्रोग्राम लिखना है इनको कैलकुलेट करके, और फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से निकलना चाहिए। जो चीज़ें आपने इससे पहले पढ़े हैं इस सीरीज़ में उनका मिक्सचर इस प्रोग्राम में यूज़ होने जा रहा है। इसमें वेरिएबल्स आप यूज़ करोगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करोगे, और उसके बाद आपने टोटल निकालना है। और लास्ट क्वेश्चन के मिक्स्ड ऑपरेटर्स नाम का, जिसमें ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स आ रहे हैं, आपने इसमें पेयर प्रिडिक्शन करनी है, इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होने जा रहा है। और सेम ऐसे ही इसका आंसर भी आप निकाल दो, इसका आंसर क्या होने जा रहा है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब आपका दिमाग तेज़ है और आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो। पर हाँ, ये प्रैक्टिस के बेस पे होता है। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया उसके बाद इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझने वाले हैं।